दोस्तों आज हम 50 शेड्स ऑफ ग्रे का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं फर्स्ट देखने के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 50 शेड्स ऑफ ग्रे की एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक एना नाम की लड़की से, जिसकी उम्र ओनली 21 ईयर्स है। वो लंदन के वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और अपनी रूममेट के साथ में रूम शेयर करती है। उसकी रूममेट, जिसका नाम केट होता है, वो कॉलेज के न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखती है। एक दिन केट को अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल के लिए एक रिच पर्सन का इंटरव्यू लेना था, लेकिन वो उस दिन बीमार हो जाती है। इसलिए वो एना को अपनी जगह उसका इंटरव्यू लेने के लिए भेज देती है। एना को जिसका इंटरव्यू लेना था वो बंदा बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन था और ओनली 27 ईयर की एज में उसने काफ़ी सक्सेस भी हासिल कर ली थी। उसका नाम होता है क्रिस्टिन। एना क्रिस्टिन के ऑफिस पहुंचती है, जहां पर वो उसके ऑफिस को देख करके हैरान हो जाती है। एना बहुत ही ज़्यादा नर्वस है और वो नर्वसनेस के साथ में ही चेयर पर बैठी है और उसका इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है। लेकिन वो सवाल क्रिस्टिन से पूछने की बजाय उन सवालों को रीड आउट करना स्टार्ट कर देती है। फिर भी क्रिस्टिन उसके आंसर्स देना शुरू करता है, लेकिन वो सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता, क्योंकि उसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो बात भी नहीं करना चाहता था। हालांकि ये इंटरव्यू सिर्फ 10 मिनट का था, लेकिन फिर भी क्रिस्टिन 10 मिनट पूरे होने के बाद भी वो उससे बात कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि क्रिस्टिन एना की मासूमियत को पसंद करने लग गया था। फिर क्रिस्टिन एना से ये कहता है कि तुम ऐसा कोई सवाल पूछो जो तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, जिस पर एना उससे अब एक क्वेश्चन पूछती है कि आप, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको रियल में कोई नहीं जानता। इस क्वेश्चन से क्रिस्टिन इम्प्रेस हो जाता है और उसका आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही उसकी सेक्रेटरी आकर उसे नेक्स्ट मीटिंग में जाने के लिए कह देती है। बट क्रिस्टिन फिर भी एना से पूछता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन के आगे का क्या प्लान है, जिस पर एना उसे बताती है कि वो ग्रेजुएशन के बाद में सिएटल सिटी में आकर के शिफ्ट होना चाहती है, जिस पर क्रिस्टिन उसे अपनी कंपनी के अंदर एक इंटर्नशिप ऑफर कर देता है। लेकिन एना ये कहकर जाने लगती है कि शायद वो इतने बड़े काम को नहीं संभाल पाएगी। जाते समय क्रिस्टिन फिर उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि आई होप सो मैंने सभी आंसर दे दिए हो, लेकिन एना उसे बोलती है कि रियल में आपने सिर्फ 4 सवाल के ही जवाब दिए हैं, जिसकी बात सुनकर क्रिस्टिन उसके क्वेश्चन पेज को ले लेता है। एना जब घर आती है तो वो केट को दुखी होते हुए बताने वाली होती है कि उसने सिर्फ 4 सवाल के ही आंसर दिए, लेकिन तभी केट ही उसे खुद बोल पड़ती है कि तुमने बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया और अब उसने बाकी सभी सवालों के आंसर मुझे मेल कर दिए हैं। फिर केट उसे ये पूछती है कि तुम क्रिस्टिन से आज पहली बार मिली, तुम्हें वो कैसा लगा। क्रिस्टिन के पोलाइट और वेल मैनर्स बिहेवियर को देखकर कहीं ना कहीं एना भी उसको पसंद करने लगी थी। एना अपने कॉलेज के साथ साथ एक स्टोर पर सेल गर्ल का काम भी करती थी। नेक्स्ट डे स्टोर में जब एना काम कर रही थी, तब वहाँ क्रिस्टिन भी आता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदता है, लाइक रोप, मीन्स रस्सी, टेप और ऐसी ही कुछ चीजें खरीदता है। शॉपिंग के बाद में एना क्रिस्टिन को थैंक्स कहती है कि उसने केट को सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मेल कर दिए, लेकिन उसके पास में आर्टिकल में लगाने के लिए उसका कोई क्लियर फोटो नहीं है। जिस पर क्रिस्टिन उसकी बात को समझकर उसे कहता है कि वो जब चाहे उसे फोटो शूट के लिए बुला सकती है। नेक्स्ट वो तीनों क्रिस्टिन का फोटो शूट करवाते हैं, जिससे केट बहुत ज्यादा खुश होती है और एना एंड क्रिस्टिन भी कॉफी के लिए जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही उनकी दोस्ती बढ़ रही थी। फिर क्रिस्टिन एना की फैमिली की बात करता है, जिस पर एना उसे बताती है कि बचपन में जब वो छोटी थी उसके फादर की डेथ हो गई थी और उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, और लगता है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, इसीलिए अब तक उनकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं। जिस पर क्रिस्टिन फ्लर्टिंग वाले मूड में पूछता है कि तुम कैसी हो, जिस पर एना जवाब देती है कि शायद मुझे भी रोमांटिक होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड रखती हूँ। क्रिस्टिन को एना बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगती है और वो फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है। रास्ते में एना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर क्रिस्टिन अपना मूड बदलते हुए उसे कहता है कि मुझे गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना भी पसंद नहीं है और तुम्हें शायद मुझसे दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट डे केट एना को अपने दोस्तों की रखी हुई पार्टी में अपने साथ ले जाती है, जहां वो बहुत ज़्यादा पी लेती है, मीन्स ड्रिंक कर लेती है। उसी समय क्रिस्टिन का एना को कॉल आता है और वो उसकी बातों से क्रिस्टिन समझ जाता है कि उसने
ड्रिंक की और अब क्रिस्टिन उससे उसका एड्रेस पूछता है ताकि वो उसे वहां से लेकर के जा सके। वहीं एना उसे उस क्लब का एड्रेस दे देती है और तभी एना का एक दोस्त उसके पास आकर उसे किस करने लगता है, ये कहकर कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन एना उसको हटाने की कोशिश करती है पर फिर भी उसका दोस्त नहीं मानता। तभी वहां पर क्रिस्टिन आकर उस दोस्त को धक्का दे देता है और उसे दूर हटा देता है और एना को बाहर ले जाता है। एना ने इतनी ड्रिंक की हुई थी कि उसको होश ही नहीं होता कुछ भी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे एना जब उठती है तो वो अपने आप को एक होटल में पाती है जहाँ क्रिस्टिन भी उसके बगल में खड़ा हुआ था। लेकिन क्रिस्टिन उसे क्लियर करता है कि उनके बीच रात को कुछ भी नहीं हुआ। एना पूछती है कि पिछली रात क्या तुमने मेरे घर रात को कुछ बुक्स भिजवाई थी? असल में लास्ट नाइट क्रिस्टिन ने बहुत महंगी नोवेल एना को भिजवाई थी जो शायद वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। क्रिस्टिन कहता है कि मैंने अपनी गलती की माफी मांगने के लिए वो बुक्स भिजवाई थी, जिस पर एना पूछती है कि तुम माफी किस बात पर मांगना चाहते थे। क्रिस्टिन कहता है कि मैं रोमांस नहीं करता हूँ और मेरी पसंद इस चीज में काफी अलग है, लेकिन मैं तुमको जब तक नहीं छूंगा तब तक तुम राजी नहीं होगी खुद से। लेकिन एना उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो लिफ्ट में नीचे आ रहे थे तब क्रिस्टिन एना को किस करता है, जिस पर एना भी उसे किस करने लगती है। इसके बाद में वो एना को घर छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। घर पहुंचकर एना भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसे क्रिस्टिन बहुत अच्छा लगा था। नेक्स्ट डे क्रिस्टिन एना से मिलता है और हेलीकॉप्टर में बैठा वो उसे अपने घर ले जाता है, जहां वो उसका घर देखकर चौंक जाती है क्योंकि इतना आलीशान घर उसने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ वो एना को डाइनिंग टेबल पर ले जाकर एक एग्रीमेंट साइन करने को कहता है, जिसमें लिखा था कि जो भी हमारे बीच बातें होंगी तुम कभी किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। जिस पर एना कहती है कि उसे वैसे भी हमारे बीच की बात बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं और फिर वो एग्रीमेंट साइन कर देती है। इसके बाद एना उसे रोमांस की पूछती है, जिस पर क्रिस्टिन उसे सीरियस वे में कहता है कि तुम्हें दो बातें पता होनी जरूरी है। पहली कि मैं कभी किसी से प्यार नहीं करता, बस लड़कियों के फिजिकली क्लोज रहता हूँ। फिर एना उसे दूसरी बात पूछती है, जिस पर क्रिस्टिन उसे अपने कमरे में ले जाता है और वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ हर जगह सिर्फ सेक्स टॉय रखे थे, वो भी BDSM कैटेगरी के थे। जिस पर एना क्रिस्टिन से पूछती है कि क्या तुम किसी चीज से निराश हो, जिस पर क्रिस्टिन कहता है कि नहीं, बल्कि मैं डोमिनेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने खुद को सरेंडर कर दो। लेकिन इस पर एना पूछती है कि वो ऐसा भला क्यों करे, जिस पर क्रिस्टिन कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुश होऊंगा और जब मैं खुश होऊंगा तो तुम्हें इनाम दूंगा और अगर खुश ना कर पाए तो तुम्हें सजा भी दूंगा। फिर वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ वो उसे कहता है कि अगर हमारे बीच सब कुछ सही रहा तो ये तुम्हारा होगा। जिस पर एना पूछती है कि क्या इस कमरे में हम दोनों साथ सोएंगे, जिस पर क्रिस्टिन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी के साथ नहीं सोता और अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक और एग्रीमेंट साइन करना होगा जिसमें कई तरह की शर्तें होंगी और उन शर्तों को देखने और समझने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बातों ही बातों में उसे ये पता चलता है कि एना कभी भी किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं आई, जिसे देख क्रिस्टिन बहुत इम्प्रेस हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सुबह क्रिस्टिन की मॉम भी वहाँ आ जाती है और एना को देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि बाकी लोगों के साथ साथ उसकी मॉम को भी यही लगता है कि क्रिस्टिन गे है। लेकिन एना को साथ देखने पर उसे ये गलतफहमी उसकी दूर हो जाती है। फिर उसकी मॉम के जाने के बाद एना क्रिस्टिन से उसकी कल रात वाली सारी शर्तों को मना कर देती है क्योंकि वो उसके आगे सरेंडर नहीं होना चाहती थी। फिर क्रिस्टिन एना को घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में वो ये बताता है कि पहली बार वो अपनी मॉम की दोस्त के साथ रिलेशन में आया था जब उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और आखिर में वो उसे एग्रीमेंट की फाइल दे करके चला जाता है और वो उसे बहुत सारी गिफ्ट भी साइन करता है। वो चाहता था कि एना उसकी बात मान जाए, इसीलिए वो उसे खुश करना चाहता था। रात को एना वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। उसमें लिखा था कि
कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं आ सकती और एना को हमेशा क्रिस्टिन को सर कहना होगा। और इसी की तरह उसमें और भी चीजें थी। वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो क्रिस्टिन से रिश्ता तोड़ देगी, क्योंकि इसके अंदर उसे और सिर्फ फिजिकली अफेक्शन दिखाई देता है। उसमें उसे प्यार जैसी कोई चीज नजर नहीं आती, इसीलिए वो उसको नाइस टू नो यू का मेल लिखकर सो जाती है। ये मैसेज पढ़कर उसे रात में क्रिस्टिन एना के घर आ जाता है, जिसे देख एना बहुत सरप्राइज होती है और फिर से वो लास्ट में इंटीमेट हो ही जाते हैं। एना उसे यही सोने का कहती है, लेकिन क्रिस्टिन का ये रूल था कि वो किसी लड़की के साथ सो नहीं सकता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे टेक्स्ट में उन दोनों की बातें होती हैं, जिसमें एना कहती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन तभी करेगी जब वो दोनों एक ऑफिशियल मीटिंग कर ले। इसके बारे में जिस पर क्रिस्टिन मान जाता है, वो दोनों उनके घर में एक टेबल पर बिल्कुल फॉर्मल होकर बैठते हैं और एना उस कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ शर्तें हटाती है जो बहुत पेनफुल होती हैं। एंड क्रिस्टिन भी उसके बाद मान जाता है, लेकिन फिर भी आज एना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती और अपने घर चली जाती है। उसे ये समझ आ जाता है कि उसका ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के ऊपर है, इसमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें सिर्फ एना को पेन मिलेगा, इसलिए एना क्रिस्टिन से नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद एना की पढ़ाई पूरी हो जाती है और कन्वोकेशन डे आता है। वहाँ पर क्रिस्टिन को एक गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एना से वापस से होती है। वहाँ वो एना को एक महंगी गाड़ी गिफ्ट करता है। एना वो गाड़ी नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी क्रिस्टिन एना की पुरानी गाड़ी वहाँ से सेल करवा देता है। ये गाड़ी चुपके से गिफ्ट कर ही देता है। रात को एना क्रिस्टिन की इस चीज से बहुत दुखी होती है। फिर एना की मॉम का कॉल एना को आता है, जिसपे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो उससे अपने पास बुला लेती है। और जब वहाँ वो जाती है तो वो वहाँ क्रिस्टिन को देखती है, जिसके बाद में क्रिस्टिन उसे कहीं घुमाने ले जाता है और एना भी उसके साथ चल देती है और एक बार फिर से वो दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन इस बार क्रिस्टिन अपने हिसाब से BDSM टॉयज का यूज करता है, जिससे एना को भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे क्रिस्टिन एना को अपनी फैमिली से भी मिलवाता है, जहाँ पर वो साथ में डिनर करते हैं। फिर एना डिसाइड कर ही लेती है कि वो अपने सारे डाउट्स क्रिस्टिन से क्लियर करेगी और वो अकेले में क्रिस्टिन को लेकर पहुंचती है कि ऐसे क्यों हो तुम कि तुम मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने देते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इस सबसे प्रॉब्लम है? असल में क्रिस्टिन इंटीमेट होते हुए वो उसके हाथ को भी टच नहीं होने देता था और वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पर जलने के से कुछ निशान भी थे। क्रिस्टिन उसे बताता है कि वो असल में एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा था और जब वो 4 साल का हुआ तब उसकी रियल मॉम की डेथ हो गई, क्योंकि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। इसीलिए वो सियाटल से शिफ्ट होकर अपनी मॉम के घर जॉर्जिया में चली जाती है, जिसके बाद एना और क्रिस्टिन दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। इसलिए क्रिस्टिन एना को देखने और उससे मिलने उसके शहर जॉर्जिया चला जाता है, जहां पर वो दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में क्रिस्टिन को उसके ऑफिस से काम के सिलसिले में कॉल आता है, जिसकी वजह से क्रिस्टिन को वापस से सियाटल जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद में नेक्स्ट डे एना भी सियाटल क्रिस्टिन के पीछे पीछे आ जाती है और वो क्रिस्टिन से मिलने के लिए जाती है और उन दोनों में फिर से सेक्स होता है, बिल्कुल क्रिस्टिन के BDSM वाले तरीके से। उस साथ एना फिर से पूछने का ट्राई करती है कि क्यों तुमने आज भी मुझे अपने आप को टच करने नहीं दिया, लेकिन आज फिर से क्रिस्टिन कुछ नहीं बोलता। उसे लगता है कि उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, इसीलिए क्रिस्टिन गुस्सा हो जाता है। लेकिन क्रिस्टिन एग्रीमेंट को फालतू का बोलता है, जिस पर एना पूछती है कि क्या उसके अंदर की शर्तें भी फालतू थी, जिस पर क्रिस्टिन मना करता है और कहता है कि वो वैलिड और काम की है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस्टिन को उसको दर्द देकर क्या मजा मिलेगा, इसके लिए वो उसे कहती है कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि दर्द देकर कैसे तुम्हें मजा आएगा, इसलिए मैं रेडी हूँ और तुम मुझे सजा दे सकते हो। इसके बाद वो एना को कहता है कि मैं तुम्हें 6 बार 100 से मारूंगा और मेरे साथ साथ तुम भी काउंट करोगे, जिस पर एना मान जाती है। क्रिस्टिन उसे जोर से 6 बार 100 मारता है और ये खत्म होने के बाद एना उसे अपने से दूर खड़े रहने के लिए कहती है और रोते हुए पूछती है कि तुम क्या यही चाहते हो, तुम इस तरह मुझे दर्द पहुंचाओ, मुझे दर्द में देखो। एक बार फिर क्रिस्टिन चुप हो जाता है। असल में क्रिस्टिन अपनी कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब करता था।
जिसके बारे में एना नहीं जानती थी और वो गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है। रात को क्रिस्टिन फिर एना के घर आता है, लेकिन एना उसे कहती है कि मेरे साथ ऐसा दोबारा करने की हिम्मत भी मत करना, मैं वो नहीं हूँ जैसे तुम चाहते हो। लेकिन क्रिस्टिन कहता है कि तुम ही सब कुछ हो, जिस पर एना कहती है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार है। लेकिन क्रिस्टिन यही बोलता है कि ये करना अलाउड नहीं है, जिसे सुनकर एना को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे वहां से चले जाने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट डे एना क्रिस्टिन के ऑफिस पहुंचती है और वापस से अपनी पुरानी कार को मांगती है। जब उसे ये पता चलता है कि क्रिस्टिन ने उसकी कार को बेच दिया है तो वो उससे उस कार के पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। उसको चाहता देख क्रिस्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे अपने से दूर रहने की कहती है और वो अपने रास्ते चली जाती है। और इस तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।